नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। राहुल गांधी को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और अब एक नया मसला निकालकर बीजेपी ले आई है। हालांकि कोशिशें कुछ और भी हुई हैं अडानी मामले से इस चीज़ों से ध्यान बटाने के लिए, लेकिन ये मसला जो बीजेपी लेकर आई है, इसको लगता है इस मसले पे हम तमाशा लूट लेंगे। और ये मसला है राष्ट्रीयता का मसला। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के समर्थन में बाहर से, देश के बाहर से लोग बोल रहे हैं और इसको लेकर आपस में बीजेपी और कांग्रेस वाले भिड़े हुए हैं। आज हम इस मसले को समझेंगे कि बाहर के देश में जाकर कोई बयान देना पहली चीज़, दूसरी चीज़ किसी विदेशी व्यक्ति का भारत के मामलों में कोई बयान लेना कितना जायज़ है, कितना नाजायज़ है, उसको कहाँ तक बोलना चाहिए, कहाँ तक नहीं बोलना चाहिए, पहली चीज़। और अगर बोला है तो उसका मतलब किसी देश के लिए क्या होना चाहिए। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। आज इसका एनालिसिस करेंगे। इसमें भारत की ही नहीं, कुछ ही अन्य देशों की भी बात करेंगे। मैं अभी आया हूँ। किसी भी सरकार का, किसी भी स्टेट अथॉरिटी का, किसी भी सत्ताधारी ताकत का ये सबसे अच्छा डिफेंस है कि वो कह दे कि ये हमारे आंतरिक मामलों में बाहर का हस्तक्षेप है, विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप है और हमारे मामले में अपना मुंह बंद रखिए। अभी नेतन्याहू साहब के बारे में मैं 2-3 वीडियो बना चुका हूँ, कुछ इस चैनल पे हैं, कुछ दूसरे चैनल पे हैं, कि नेतन्याहू किस तरह से करप्शन के आरोपी हैं, किस तरह से जब उनको सज़ा मिलने वाली है तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की ही ताकत खत्म करने की कोशिश की। इजराइल के लोग अधिक जागरूक हैं, इसलिए सड़कों पे आ गए। 5 से 7 लाख लोग सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं और ऐसा कोई अहम महत्वपूर्ण सरकारी विभाग नहीं है जिसके कर्मचारी इसके खिलाफ हड़ताल पर ना गए हों। और आखिरकार नेतन्याहू को झुकना पड़ा और उन्हें वो अपना फैसला वापस लेना पड़ा, जिसके अंतर्गत, जिनको नहीं पता उनको बता दूं, नेतन्याहू ने एक नियम बनाया। उस नियम के मुताबिक जो इजराइल है, इजराइल में सुप्रीम कोर्ट कोई भी अदालत ऐसा फैसला नहीं दे सकती जिसके आधार पर किसी चुने हुए प्रतिनिधि को अपनी गद्दी छोड़नी पड़े, अपनी कुर्सी छोड़नी पड़े या उसके खिलाफ एक्शन हो सके। अगर आप जैसे राहुल गांधी का यहाँ रेफरेंस देखें, वो ये कहते थे कि अगर किसी अदालत ने कह दिया कि ये गलत है तो उसको तुरंत हटा दीजिए। ये अलग बात है कि बाद में उनको भी हटाने का फैसला इसी आधार पर ले लिया गया। तो जो हुआ उसके तहत वहाँ पर उन्होंने कानून बना दिया, उसको कहा जुडिशियल रिफॉर्म। उसके अंतर्गत जितने न्यायाधीश थे उनको किसी को भी संसद सामान्य बहुमत से हटा सकती थी। यानी भारत के रेफरेंस में देखें तो चंद्रचूड़ साहब जो हैं, इनको जरा भी बहुमत आपका संसद में तो आप दूसरे दिन हटा दो, बात खत्म, झगड़ा ही नहीं। दूसरा, मोदी जी कितना बड़ा करप्शन कर लें, उदाहरण दे रहा हूं, बात नेतन्याहू की हो रही है, मोदी जी कितना बड़ा करप्शन कर लें, या अडानी वाले मामले में जो आरोप लग रहे हैं, जो लोग इतिहास के जानकार हैं वो बताएंगे कि इतिहास में इससे बड़ा विश्व में कभी कोई घोटाला, तथाकथित घोटाला क्या हुआ है, जांच नहीं हुई है, तब तक आप इसको कथित ही कहेंगे। तो जस्टिस चंद्रचूड़ अगर मान लीजिए कोई फैसला देते हैं, एक तो ये हुआ कि सामान्य बहुमत से आप जजों को हटा सकते हैं। दूसरा ये कि कोई भी जज कितना भी बड़ा फैसला अगर दे दे प्रधानमंत्री के खिलाफ या किसी चुने हुए सदस्य के खिलाफ, तो उसकी सदस्यता नहीं जाएगी। जैसे कि राहुल गांधी के खिलाफ फैसला आया, जैसे कि कोई और फैसला आया, तो कोई फैसला आ जाए, कुर्सी नहीं जाएगी। ठीक वैसे मान लीजिए कल के दिन जैसे कि अडानी का घोटाला है, इसको लेकर अलग अलग तरह के लोग अनुमान लगा रहे हैं। एक अनुमान ये भी है कि विश्व के इतिहास में इतना बड़ा घोटाला अभी तक, कॉरपोरेट घोटाला, कोई नहीं हुआ है। अब ये घोटाला निकलता है, मान लीजिए इसकी जांच जैसे सुप्रीम कोर्ट की कमेटी कर रही है, कल के दिन, परसों के दिन, साल 2 साल में सुप्रीम कोर्ट में ये साबित हो जाए। मान लीजिए, ये हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा सचमुच होने वाला है। मान लीजिए कि साबित हो जाए, क्योंकि ये मैं इजराइल के संदर्भ में एक काल्पनिक उदाहरण दे रहा हूँ, आपको समझ लीजिएगा। और वो ये कहें कि साहब इसमें मोदी जी दोषी हैं और इन्होंने दोस्ती निभाई है, उस केस में जाहिर बात है मोदी जी को इस्तीफा देना पड़ सकता है या कुछ और चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन इजराइल में
कोर्ट के आदेश पर किसी की नौकरी नहीं जाएगी। इसका कारण यह है कि नेतन्याहू के ऊपर भी बहुत सारे करप्शन के मामले चल रहे हैं। ये मैंने इसलिए बताया जिसको इजराइल का केस नहीं पता है वो समझ जाए। अब इजराइल में अमेरिका ने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं, बाइडेन साहब का एक बयान आया। दरअसल बाइडेन साहब ने कह दिया था कि इजराइल के हालत को लेकर मुझे काफ़ी फिक्र है, क्योंकि 5-7 लाख लोग सड़कों पे हों, वहाँ की सेना से लेके एम्बेसी से लेके पायलट से लेके सब हड़ताल कर दें और बुरे हालात हों, सोचिए। और इजराइल अमेरिका का फेवरेट देश है। तो उनका एक बयान आ गया, और भी लोगों के बयान आए, एक UNHRC का भी बयान आया, बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बयान आए, एक दो का नहीं। और उन्होंने कहा कि हमको इजराइल की हालत देखकर मुझे बहुत फिक्र है, बाइडेन ने कहा, और कहा कि डेमोक्रेसी सही तरीके से चलनी चाहिए और उम्मीद करता हूं कि नेतन्याहू हालात को समझेंगे और ज़रूरी होगा तो वहाँ वो समझौता कर लेंगे। हम इजराइल के हालात पर नज़र रखे हुए हैं, लेकिन हमारा कोई भी इरादा इजराइल में कोई हस्तक्षेप करने का नहीं है। ये बाइडेन की रिएक्शन आई। चूँकि ये मामला डेमोक्रेसी से जुड़ा हुआ था, इजराइल में एक प्रधानमंत्री ज़बरदस्ती एक अथॉरिटेरियन स्टेट कायम करने की कोशिश कर रहा था। एक प्रधानमंत्री ये करने की कोशिश कर रहा था कि सारी शक्तियाँ अपने हाथ में ले लूँ और सत्ता पे कब्जा कर लूँ। तो संयुक्त राष्ट्र से भी, दूसरी जगहों से, तो बहुत सारे देशों से इस पर चिंता व्यक्त की गई और सब चिंतित थे कि एक लोकतांत्रिक देश में ये क्या हो रहा है। उस चिंता के बाद से नेतन्याहू का जो बयान आया है, देखिए, और चिंता भारत ने व्यक्त नहीं की थी, एक चीज़ मैं आपको और रजिस्टर करा दूं। और नेतन्याहू का जो बयान आया है, उस बयान में आप भारत में अलग अलग जगहों पर सुने जाने वाले बयानों की झलक देखेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि राहुल गांधी के मसले पर ये जो विवाद हो रहा है ये कहाँ जा रहा है। उन्होंने कहा कि इजराइल को पता है कि हमें क्या करना है, नेतन्याहू ने कहा। उनसे सवाल पूछा गया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और ये भी कहा कि अंदरूनी मामलों में बाहरी दखलंदाजी हमें मंजूर नहीं है। पूरी दुनिया इस बात को लेकर चिंतित है, और ख़ास तौर पे इजराइल के खैरख्वाह। उनको पता है इजराइल गिरेगा तो जिस फिलिस्तीन से नफरत करते हैं लोग, जिन्होंने दुनिया भर की फंडिंग की है इजराइल को, उस फिलिस्तीन के नाम सामने कमज़ोर पड़ जाएगा, ईरान के सामने कमज़ोर पड़ जाएगा। ये चिंता है अमेरिका को। लेकिन और ज़िंदगी भर इजराइल अमेरिका की मदद से खड़ा हुआ, और आज उस इजराइल को कह रहा है, अमेरिका को कह रहा है कि हमको किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं है। अब इजराइल के इस उदाहरण से हम भारत पे आते हैं। भारत में हमारे जो कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू, वो भड़क गए हैं। भड़कने की वजह यह है कि जर्मनी की तरफ से एक जो वहाँ का विदेश मंत्रालय है, उसने एक बयान दिया, रिचर्ड वाकर जो हैं, और उन्होंने कहा कि भारत के हालात पर हम नज़र रखे हुए हैं कि वहाँ पे किस तरह की राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर गतिविधियां चल रही हैं, इसको लेकर चिंतित हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि किसी तरह का कोई पीड़न वगैरह हो रहा हो, और उम्मीद करते हैं कि न्याय व्यवस्था में रह के राहुल गांधी भारत की व्यवस्था के अंदर रह के न्याय प्राप्त कर सकेंगे। एक ये बयान आया, उससे पहले अमेरिका का बयान भी आया था, और अमेरिका ने कहा था कि हम जो है नज़र रखे हुए हैं भारत के हालात पे, और उन्होंने कहा कि उम्मीद करते हैं कि भारत की संसद से जो राहुल गांधी की सदस्यता गई है, इसमें कुछ ना कुछ भारत की सरकार कर रही होगी, और हम इसको लेकर कंसर्न है। इस पर हम देखिए, हमेशा अनुवाद जो होता है ना, लोग कहते हैं अनुवाद हूबहू कभी नहीं हो सकता, वहाँ उनके लिए कंसर्न है, हमारे लिए चिंता है। और मेरा मतलब ये है कि उसका अनुवाद चिंता है, लेकिन वो चिंता नहीं कर रहे हैं, वो कंसर्न जता रहे हैं। यानी वो ये बता रहे हैं कि इस चीज़ को लेकर हम एक जुड़ाव रखते हैं, एक नज़र रख रहे हैं इस पर, लेकिन इसका मतलब चिंतित नहीं है अमेरिका। तो खैर, तो ये जो बयान आया उस वहाँ से उनके प्रवक्ता का, अमेरिका के, उन सारी चीज़ों के बाद में फिर इसके जर्मन फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि वो इस बात को लेकर, इस इशू को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो इस पर क्या हुआ, दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट किया। भाई कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक ट्वीट होना था, और उसमें उन्होंने कहा कि थैंक यू जर्मनी फॉर फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री एंड रिचर्ड वॉकर for taking note of how the democracy is being compromised in India through the persecution of Rahul Gandhi। चूंकि persecution या उत्पीड़न शब्द का इस्तेमाल जर्मनी ने किया था, तो इन्होंने उसके लिए धन्यवाद दे दिया। अब इस पे जो डिफेंस आया वो आया किरण रिजिजू की तरफ से। उन्होंने कहा कि थैंक यू राहुल गांधी फॉर इनवाइटिंग फॉरेन पावर्स to interfere into India's internal matters. Remember, Indian judiciary can't be influenced by foreign interference. India won't tolerate
foreign influence anymore because of our Prime Minister श्री नरेंद्र मोदी। दो चीज़ें, एक तो वो ये कह रहे हैं कि भैया मोदी जी इसलिए प्रधानमंत्री हैं, इसलिए विदेशी हस्तक्षेप आएगा तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, पहली चीज़ ये कह रहे हैं। और दूसरा ये कह रहे हैं कि भारत का हमारा जुडिशियल सिस्टम आज़ाद है, वो जो फैसले देगा वो सही देगा, और हम जो है वो इस पे किसी भी तरह का जुडिशियल सिस्टम पे पहले सवाल गुजरात दंगे और दूसरी चीज़ों पे दूसरी तरह से उठते रहे, जिसको जो अनुकूल लगे। तो ये किरण रिजिजू ने इस पर ऐतराज़ किया। इसमें सबसे बड़ा एक प्ली वो था जो नेतन्याहू का है, जो प्ली अफगानिस्तान में तालिबान दिया करते हैं, जो प्ली दुनिया की कोई भी सरकार जो अपने नागरिकों के प्रति अच्छी नहीं है विदेशी प्रतिक्रिया आने पर देती है, और वो ये कि हम विदेशी दखलंदाजी अपने मामलों में बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब इसको आप बयानबाजी समझ लें, कुछ समझ लें, लेकिन आप इस मसले से खुद को जोड़ नहीं पा रहे होंगे। आप अगर इसको खुद को जोड़ के देखें, इस मसले से एक जुड़ाव पैदा करें कि भाई हमारी परिवेश में अगर ऐसा हो रहा हो तो क्या हो रहा होगा, तो इसको दूसरी तरीके से समझते हैं। एक आदमी है, एक पहलवान है, लंबा तगड़ा, शराबी भी है, 20-25 लठैत साथ में लेके चलता है, और गांव में किसी की हिम्मत नहीं है कि उससे कोई बात कर ले। पहलवान साहब बहुत दबंग हैं, इसलिए वो दूसरी बीवी ले आते हैं, और जब उनका मन करे अपनी बीवी की ठुकाई पिटाई करने लगते हैं। अब उनकी बीवी की जब वो ठुकाई पिटाई करते हैं और उनकी बीवी जब ये कहती है भैया अत्याचार हो रहा है मेरे ऊपर, सामान्य नियम जो हैं समाज के मानवीयता के उनका पालन नहीं हो रहा है, मुझे पीटा जाता है, मेरा उत्पीड़न हो रहा है, तो कहते हैं देखो जाके रो रही है, घर की बात बाहर लेके गई है, ये देखिए। दूसरा, जब पड़ोस वड़ोस के लोग कोई टिप्पणी करते हैं, कहते हैं भाई देखो पहलवान जी तो अच्छा नहीं कर रहे हैं, वैसा नहीं कर रहे हैं, तो कहते हैं मेरे घर के मामलों में दखल देने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ लोग इस हद तक आगे निकल जा रहे हैं कि भारत एक शक्तिशाली देश है, परमाणु हथियार संपन्न देश है, ये देश है, वो देश है, तो हम जो है वो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए हमको सीख देने की ज़रूरत ना करें, हम कमज़ोर देश नहीं हैं। अब आप इसको देखिए, जैसे पहलवान जी हैं, ताकतवर हैं, वो कह रहे हैं कि हम मजबूत पहलवान हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन ये सब बातें उनके लिए होती हैं जिनको थोड़ा सा नाक पे शर्म हो। अगर आप पहलवान जी को शर्म होती तो उनको सुन के बुरा लगता है, यार पड़ोस के लोग मेरे बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। इसी तरह अगर हमारे यहाँ पे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की बात आ रही है, सरकार दूसरी तरह से हनन कर रही है, किसी को पत्रकारों के साथ कैसा पीड़न हो रहा है, कैसे मुकदमे हो रहे हैं, कैसी चीज़ें हो रही हैं, किस किस तरह का नुकसान हो रहा है, वो हम सब देख रहे हैं। जुबान खोलना मुश्किल हो गया है, किसी के यहाँ ईडी, किसी के यहाँ सीबीआई, किसी के यहाँ इनकम टैक्स, ये सब चीज़ें रोज़ आ रही हैं सामने, रोज़ आरोप लग रहे हैं। इस पूरे वातावरण के बीच में हमारे घर की इज्जत दुनिया में जा रही है। वो मार भी रहा है जबरा और रोने भी नहीं दे रहा है कि रोएगी तो बाहर आवाज़ जाएगी, बदनामी होती है, बदतमीज तेरे चक्कर में घर की बदनामी हो रही है, तो चुपचाप पिट नहीं सकती है। ये उस तरह का मामला है। तो जो स्थितियां हैं वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में लोग टिप्पणियां करेंगे और आपको उन टिप्पणियों के सामने आचरण सुधारना है। और आप ये जिस तरह की बातें करते हैं, ये कोई बात थोड़ी है कि मुझसे वाला जबर वाला आएगा, मुझको 4 थप्पड़ मारेगा तभी मैं ये बात मानूंगा कि ये गलत है, पत्नी को नहीं पीटना चाहिए। ये तो कोई बात नहीं हुई ना। परमाणु हथियार संपन्न हो इसका मतलब थोड़ी कि आपको आपसे भी बड़ी ताकत आए, टैंक लेके और परमाणु बम लेके कोई आएगा आपके यहाँ पे, आपके यहाँ की डेमोक्रेसी पे टिप्पणी करने के लिए इंटरनल मामलों में। भाई वो कह रहा है, आप उसकी बात को सुन लो। और आपको ये सोचना चाहिए कि दुनिया में अगर हमारे बारे में ऐसी बातें हो रही हैं, अगर हमारे यहाँ पे लोकतंत्र का हनन हो रहा है, धीरे धीरे करके एक अथॉरिटेरियन स्टेट बन रही है, सत्ता में बैठे हुए लोग अपनी ताकत बढ़ाते जा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को लेकर अगर आलोचनाएं आ रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारा कुछ बिगाड़ लेंगे, और ये भी नहीं है कि वो हमारा कुछ बिगाड़ पाएंगे तभी हम उनकी बात सुने। भाई शर्मदार लोग होते हैं, जिनको शर्म होती है, उनके लिए छोटी सी चीज़ काफ़ी होती है। भारत का एक बड़ा गौरवशाली लोकतांत्रिक इतिहास है 70-75 साल का, 75वीं सालगिरह हम मना रहे हैं, G20 के हम लीडर हैं। तो ऐसी स्थितियों में
भारत से ऐसे संदेश नहीं जाना चाहिए कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में दखलंदाजी है, किसी को डिस्क्वालीफाई कर दिया साजिश करके, कुछ कर दिया, संसद की कार्रवाई से कुछ सवाल जो पूछे गए उनको निकाल दिया गया, रिकॉर्ड से निकाल दिया गया। सवाल ही पूछे गए थे ना, सवाल पूछने के लिए पहले कहा गया सबूत लाइए, फिर उनको रिकॉर्ड से निकाल दिया गया। और ये सब आप करेंगे और लोग कहेंगे कि लोग कुछ ना कहें। तो ये उस तरह का केस है जो नेतन्याहू साहब कहते हैं, ये उस तरह का मामला है जो हमारी सरकार कह रही है। तो ये मामला ऐसा नहीं है कि घर की बदनामी हो रही है, ये मामला ऐसा है कि घर की बदनामी इसलिए हो रही है क्योंकि आप अपने घर पे अपनी बीबी को पीट रहे हो, अपनी बहू को पीट रहे हो, आप घर में ऐसे काम कर रहे हो जो बदनामी वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में ये कहना कि भैया हम एक शक्तिशाली देश हैं, हम किसी से डरते नहीं हैं, कोई आपसे वहाँ पंजा लड़ाने नहीं आ रहा है, वो ये कह रहा है कि आप जो कर रहे हो वो उस पर हम नज़र रखे हुए हैं, हमको हम देख रहे हैं, हमारा ध्यान है उस तरफ, आपके घर में क्या हो रहा है। तो आपका फर्ज बनता है कि भाई देखो घर की बदनामी हो रही है तो हम अपना चाल चरित्र बदलें, रवैया बदलें, इतनी सी बात है। जो भी है, एक सूचना आपको दे दूं कि जो फेसबुक पेज था नॉकिंग न्यूज़ का, मैंने एक बाकायदा पोस्ट लिखा था, आपको बताया था कि बहुत जल्दी वो रिट्रीव हो जाएगा। जिन तरीक़ों से फेसबुक को कंप्लेंट की जाती है उन तरीक़ों से की गई, रिट्रीव नहीं हुआ। उसके बाद मैंने साइबर सेल में शिकायत की और भारत सरकार का जो पोर्टल बना हुआ उस पर शिकायत की। गाज़ियाबाद पुलिस ने उस मामले को बाकायदा फेसबुक को भेजा। उसके बाद से जितना पेज था, इस बीच में हुआ ये कि पेज से लोगों को नोटिफिकेशन आने शुरू हो गए कि पेज का नाम बदल गया है और संभवतः इसका कंटेंट भी बदल गया है। तो अगर आप इस पेज को चाहते हैं तो जारी रखें, नहीं तो नहीं रखें। 30-35 हज़ार लोग छोड़ के चले गए इस चक्कर में। अब अपडेट ये है कि वो पेज किल कर दिया गया है, यानी वो पेज वहाँ पे है नहीं, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और जब मैं सरकारी पोर्टल पे जाके अपडेट लेता हूँ तो मुझे ये जानकारी मिलती है कि वो मामला प्रोसेस में, प्रोसेसिंग हो रही है। और जो मेरे अपने स्रोत हैं, अपने सूत्र हैं, उनके हिसाब से फेसबुक ने ये जवाब दिया है कि आप अदालत का आदेश लाकर दीजिए। अदालत का आदेश लाकर देने का मतलब तब बनता है जब किसी एक मामले में दो पार्टियां हों, दो पार्टियों के बीच में उस चीज़ को लेकर कोई मतभेद हो और दो पार्टियों के बीच में ये तय करना हो कौन सही है। मेरे मामले में मेरे वीडियो हैं जिनको मैं कैमरे में देखकर बोलता हूं, उसमें मेरी वेबसाइट, उसमें मेरा बैंक अकाउंट, उसके साथ में उसका नाम भी वही है जो मेरी सारी प्रॉपर्टीज़ का है। उसको मैं 7-8 साल से उसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो उस पर दूसरे का एक तो क्लेम नहीं हो सकता किसी तरह से, और वो क्लेम कर भी नहीं रहा है, उसने केवल हैक कर लिया है। क्या ये इस पूरी चीज़ों को देखकर मुझे किसी ने ये कहा कि साहब आप इसको हैकिंग मान के चल रहे हो, इसके पीछे कुछ और भी हो सकता है। अब मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फेसबुक का ये जो बेशर्मी भरा जवाब है, इसके कारण मुझे सारी की सारी पुरानी बातें याद आ रही हैं। मुझे वो पूरा मसला याद आ रहा है जबकि इनकी जो पॉलिसी हेड हटाई गई थी, किस तरह से ये सोशल मीडिया सेल के लिए काम करते हैं। बाकी हो सकता है किसी वजह से कुछ बातों को मेरी सुन के उस अकाउंट के साथ कुछ किया गया हो। 2.5 लाख के करीब फॉलोअर थे, 2.5 लाख से ज़्यादा, 1.5 लाख के करीब उसको लाइक किया हुआ था लोगों ने, और एक बेहतरीन जो है वो पेज था। लेकिन अभी भी मैं किसी भी तरह का कोई कंक्लूसिव रिमार्क नहीं देना चाहूँगा, लेकिन आपको अपडेट करना मेरा फर्ज था। मुझे लगता है वो पेज वापस आ जाना चाहिए, लेकिन इसकी लड़ाई मुझे ये भी लगता है कि लंबी लड़नी पड़ेगी। कुछ वकील मित्रों की तलाश भी कर रहा हूँ जो इस मामले को अदालत में ले जा सकें। जो भी है, उम्मीद करता हूँ कि ये सारी लड़ाई में आप साथ हैं, साथ रहेंगे, और ये जो खुलासे हैं हम करते रहें वो करते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।